चाय का क्या हुआ? हो आ गई चाय, आपकी गरम गरम चाय, स्पेशल चाय। ओह थक गई। भावना, बेटा अब तेरी कमर का क्या हाल है? ठीक हुई कि नहीं? तुझे लाख बार कहा है, हम बुड्ढा बुड्ढी के लिए इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। एक काम कर, एक दिन की छुट्टी ले ले और इस बेचारी कमर को घर जाके थोड़ा सा आराम दे दे, सब ठीक हो जाएगा। मेम साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ आते ही मैं अपने सारे दर्द भूल जाती हूँ। आप दोनों की सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब क्या करने लगी हो? अरे बेटा मुझे जरूरत नहीं है। जरूरत है, देखा मैंने कितनी तकलीफ में चल रही थी आप। देखा आपने? जरूर हमने कोई पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे जो हमें ये मिल गई। सुखी रहे तू, खुश रहे। ओहो, रोज इनमें पानी डालता हूँ, कितने प्यार से इनको मैं पालता हूँ, फिर भी ये फूल खिलते क्यों नहीं? अब खिल जाएंगे साहब, ये लीजिए। ये क्या है? इससे पौधों में नई जान आएगी, खास मंगवाया मैंने अपने गांव से। वाह, ये खाद मैं अभी पौधों में डाल देता हूँ। जी। मेरे साथ रहकर तुम्हें भी फूलों की काफी पहचान हो गई है। हाँ? ये क्या हो रहा है? आजकल कोई जगह महफूज नहीं है। अकेले रहना खतरे से खाली नहीं। आज का दिन अकेले रहने की बातें नहीं, बल्कि साथ में रहने के वादे करने का दिन है। आज आप दोनों की शादी की सालगिरह है ना? तुझे याद था? जी मेम साहब, कैसे नहीं होता, इतने दिनों आपका नमक जो खाया है। मेम साहब मैं सोच रही थी आज कुछ खास बनाती हूँ। साहब को पालक पनीर पसंद है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं क्या कहूँ? तो मेम साहब मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। बहुत नेक लड़की है सच। हाँ बेटा। माँ, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्या कर रही हैं आप? अब बस टीवी देख रहे हैं और पालक पनीर बनाने की तैयारी चल रही है। वाह, पापा का फेवरेट है ना? लगता है भावना ने सेलिब्रेशन की सारी तैयारियां कर ली। पाँव का दर्द कैसा है? पाँव की दर्द की तो पूछो मत, बड़ा आराम है। भावना है ना, रोज मेरे पाँव को मालिश कर देती है। माँ वो तो बस आपकी बड़ी बेटी है, बहुत ख्याल रखती है ना आपका। मैं भी वहाँ पे थोड़ी देर में पहुँच रही हूँ। अरे नहीं बेटा, तू क्यों तकलीफ करती है? माँ तकलीफ की क्या बात है? गाड़ी में बैठे, गाड़ी निकाली, जूम करके वहाँ पे पहुँच गई। अरे मैं भी क्या पागल हूँ, चाबी मेरे पास ही है और मैं खामखा उनको तकलीफ दे रही हूँ। मैं ही खोल लेती हूँ। मेम साहब आज सोच रही हूँ पालक पनीर के साथ आपकी पसंद का मीठा बना लूं। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। हेलो हेलो प्रीति दीदी। हाँ भावना, 100 साल जियोगी। अभी थोड़ी देर पहले मम्मी डैडी से तुम्हारे बारे में ही बात चल रही थी। प्रीति भावना रो क्यों रही हो, क्या हुआ? साहब और मेरे साथ में किसी ने हमला कर दिया है। अम्मा, दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति अपने ही घर में खून से लथपथ पाए गए। लगभग 69 वर्षीय सुहिता और 73 वर्षीय सत्यदेव रिटायरमेंट के बाद इसी घर में कई सालों से अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। अभी एक दिन अचानक
अपने ही घर में उन पर जानलेवा हमला हुआ। इस दर्दनाक हमले में सुहिता की मौके पर ही मौत हो गई और उनके पति सत्यदेव मरणासन स्थिति में पाए गए। अपराध ने एक बार फिर दस्तक दी थी। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इस बुजुर्ग दंपत्ति पर यह हमला हुआ क्यों? इसके पीछे किसका हाथ था? क्या इसका मकसद सिर्फ लूटपाट था या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी थी? मामा उठो, मामा मुझसे बात करो, मामा मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मामा उठो। अरे बोले किसने किया? पता नहीं दीदी, मैं सब्जी लेने बाजार गई थी, आके देखा तो। पापा मैं एक मिनट। हेलो पुलिस स्टेशन। डॉक्टर पापा कैसे हैं? आपके पापा को हमें कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। गहरी चोट और सदमे के कारण वो कोमा में चले गए। हिज कंडीशन इज क्रिटिकल। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप कुछ भी करके उन्हें बचा लीजिए प्लीज। We will try our best. Have faith. भावना तू घर जा, मैं यहीं रुकूंगी डैडी के पास। नहीं दीदी, साहब के ठीक होने तक मैं यहाँ रुकूंगी, उनकी देखभाल करूंगी और उन्हें जल्द से जल्द घर लेकर जाऊंगी। क्या हो गया भैया? हेलो, हाँ प्रीति यार, कहाँ है मम्मी पापा? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ उनको विश करने के लिए। यार आई रियली वांट टू कम बट नहीं हो पाया। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे गुस्सा है, कोई बात नहीं, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं उनको मना लूंगा। अच्छा तू वहीं होगी ना? बात करा मम्मा से। हेलो प्रीति, कुछ तो बोल। अरे क्या हुआ? भैया माँ पापा पे किसी ने हमला कर दिया है। What? पापा कोमा में है और ये क्या बोल रही है? और मम्मा? माँ नहीं रही। ये सब कैसे हो गया? तू फिक्र मत कर, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करता हूँ। घर का एक एक कोना चेक करो, कोई भी सबूत मिले तो उसे साथ में ले लो, ठीक है? क्या हो रहा है? सर हमने अच्छी तरह से छानबीन की है। कुछ महंगी शराब की बोतलें, गहने और कुछ सामान गायब है। घर भी साफ सुथरा दिख रहा है, सारा सामान अपनी जगह पर है। इससे ये तो पता चलता है कि इसमें किसी अंदर वाले का हाथ है। चलो आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। ओके सर, चलो। और कौन कौन आया था? नहीं साहब, उनकी नौकरानी के अलावा तो और कोई नहीं आया था यहाँ पे। वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं साहब। मैं तो बाहर वाले थैले में दूध डाल के आता था साहब, उनसे कभी मुलाकात नहीं होती थी। महीने के आखिरी में मुलाकात होती थी जब हिसाब होता था साहब। बाकी मुझे कुछ नहीं पता साहब। सब मैं जाऊं? जी सर। तो परिवार वालों के बारे में क्या जानते हो? सर सुहिता जी और उनके पति तो बहुत हंसमुख इंसान थे और किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और यहाँ पर किसी का ज्यादा आना जाना भी नहीं था, सिवाय उनकी नौकरानी भावना के, जो कई सालों से उनके यहाँ काम कर रही थी। बिल्कुल एक परिवार की तरह सर। ठीक है। उनकी नौकरानी आई थी, कुछ सामान लेकर चली गई। साहब कभी कभार आ जाते हैं, बहुत सालों से यहीं रह रहे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं साहब। और कुछ जानते हो? कुछ नहीं साहब, बस नहीं। प्रीति मैडम का फोन आया, हम तुरंत यहाँ आ गए। यहाँ आकर देखा तो साहब और मेम साहब इस हालत में। पता नहीं किसने किया ये सब, क्यों किया, क्या चाहता था। प्रीति जी, जिसने भी आपके पेरेंट्स पर हमला किया उसे उस घर का कोना कोना मालूम था। आपको किसी पर शक है? मेरे माँ पापा बहुत ही सीधे साधे लोग थे, उनके किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आपके घर में कौन कौन है? भाई है, लंदन में रहता है। मैं और मेरे पति
माँ पापा के घर के पास ही रहते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए। मिस्टर सचिन, आप क्या करते हैं? मैं पापा का बिजनेस संभालता हूँ। पापा रिटायर हो गए, अपने बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ के। उनके फाइनेंसेस भी मैं ही देखता हूँ। हाँ, इसके अलावा घर पे भावना भी रहती है। 2 साल पहले मैंने ही उसे माँ के घर पे काम करने के लिए भेजा था। माँ पापा बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनकी छोटी बड़ी सारी जरूरतें वही पूरा करती है। देखिए प्रीति जी, घर का कोई ताला नहीं टूटा है और ना ही घर का सामान बिखरा हुआ है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि किसी अंदर के आदमी का इसमें हाथ है। ये भावना कहाँ है? भावना हॉस्पिटल में है पापा के साथ। मुझे उससे पूछताछ करनी होगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, पेशेंट इस वक्त कोमा में है, कब होश में आएगा कह पाना मुश्किल है। उनका स्टेटमेंट इस वक्त रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। भावना, कत्ल के वक्त तुम कहाँ थी? जी, मैं सब्जी लेने बाजार गई थी। सेठ सेठानी की शादी की सालगिरह थी। वो दोनों बहुत खुश थे। मैंने वापस आकर डोरबेल बजाया और काफी देर रुकी। जब बहुत देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और जब मैं अंदर आई फिर मैंने प्रीति दीदी को फोन किया। तुमने पड़ोसियों को आवाज क्यों नहीं लगाई? जी सेठ सेठानी जब भी परेशानी में होते थे तो प्रीति दीदी को ही फोन करते थे। ये बताओ कि तुम्हारे अलावा इस घर की चाबियां और किसके किसके पास है? कौन कौन आता जाता था? साहब, मेरे अलावा चंदर के पास होती थी चाबी। चंदर कौन है? जी, साहब के यहाँ पीजी रहता था। अभी कहाँ है वो? साहब की कीमती दारू चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। साहब ने उसे डांटा और वो गुस्से में घर छोड़ के चला गया था। उसका कोई कांटेक्ट नंबर है तुम्हारे पास? जी, प्रीति दीदी के पास है। हेलो प्रीति जी। सर मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ आपसे सर, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ सर। चंदर, सुनीता को क्यों मारा तूने? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। क्या क्या घर से चुराया है? सच सच बता। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर, और ना ही मैंने कोई चोरी की है। एक बार मैंने जोश में आके शराब चखने के लिए अंकल के घर से कुछ वाइन्स की बोतल उठाई थी, मगर अंकल ने मुझे तुरंत ही पकड़ लिया था और मुझे बहुत डांट लगाई थी। मैं सच कह रहा हूँ सर, आई स्वेयर सर, आई स्वेयर। और इसीलिए तूने उन पर हमला किया? नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? उनके घर की चाबियां तेरे पास थी, उनकी सारी इंफॉर्मेशन तुझे मालूम थी। चाबियां तो राम के पास भी थी सर, वो भी वहां आता जाता था। ये राम कौन है? सर राम उनका पुराना नौकर था सर। खेलो खेलो, आज खूब खेलो। अरे बहुत माल है अपने पास, सब जीत के जाऊंगा। जाएगा, लेकिन थाने। पकड़ो इसको। बहुत माल कमाया तूने। चल थाने चलकर हिसाब करते हैं। चल। साहब मैंने क्या किया साहब? मेरा क्या कसूर है साहब? थाने चल, सब पता चल जाएगा तुझे। साहब मैंने कुछ जुआ, सट्टा, अपने शौक को पूरा करने के लिए 2 जिंदगियां दांव पर लगाई तूने। लोगों से उधार लिया और जब चुकाने की नौबत आई तो ये शॉर्टकट अपनाया तूने। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बता रहा हूँ साहब। मैंने साहब और मेम साहब का खून करने की कोशिश नहीं की साहब, मेरा यकीन कीजिए साहब। अरे मैं तो वहां पे गया ही नहीं साहब, मेरा यकीन कीजिए। तेरा यकीन करूं? जब तुझे नौकरी से निकाला था तो भी घर की चाबियां तूने नहीं दी। तुझे उनके बारे में सब कुछ पता था। चाबी मेरे पास थी जरूर साहब, लेकिन मैं वहां पर गया नहीं साहब। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ साहब, मुझे घर से निकाला नहीं गया था, बल्कि निकलवाया गया था साहब। साहब के दामाद सचिन ने मुझे निकलवाया था साहब। वो बहुत खराब आदमी है साहब। साहब के सारे पैसे उसके खाते में जाते हैं साहब। ये बात मैं जानता था साहब, इसीलिए उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने साहब के आगे अपना मुंह खोला तो वो मुझे नौकरी से निकलवा देगा साहब। इसी डर से मैं चुप रहा साहब। जब बहुत ज्यादा हो गया तो मैंने एक दिन हिम्मत करके उसके खिलाफ साहब को बताने की कोशिश की, लेकिन उसने उससे पहले ही साहब के मन में मेरे खिलाफ जहर उगल दिया और मुझे नौकरी से निकलवा दिया साहब। मैंने उनकी जान लेने की कोशिश नहीं की साहब, वो तो देवता आदमी है। पुलिस के लिए यह केस उलझता ही जा रहा था। एक के बाद एक कई किरदार अब तक शक के दायरे में आ चुके थे, लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी था?
कड़ियां मिलती जा रही थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। अब तक तो इस केस में शक की सुई सिर्फ बाहर वालों की ओर घूम रही थी, लेकिन राम के खुलासे के बाद अब इस केस का रुख घर वालों की ओर भी मुड़ चुका था। सचिन, सत्यदेव का दामाद, जो कि उनका फाइनेंस संभालता था, क्या वो सच बोल रहा था या वाकई इस वारदात में उसका कोई हाथ था? हेलो, पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? तुम्हारी आजकल सुन के मैं तंग आ चुका हूं। देखो, मैं कुछ नहीं जानता। मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा अगर मुझे वक्त पर पैसा नहीं मिला तो। मुझे जल्द से जल्द पैसे लाके दो, समझे? अगर टाइम से पैसा नहीं मिला तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मेरे इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं प्रीति को क्या जवाब दूंगा? मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इंस्पेक्टर साहब, आइए बैठिए। आपको कुछ पता चला? 1 हफ्ता हो गया है, मेरे पेरेंट्स पर किसने हमला किया? देखिए, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पता लगाने की कोशिश ही कर रहे हैं? दिन दहाड़े मेरे पेरेंट्स पर किसी ने हमला किया है और आप यहाँ पर हाथ धरे बैठे रहे। आपको कुछ भी पता नहीं चला? देखिए मैडम, आप हमें हमारी ड्यूटी मत सिखाइए। आपको इतनी जल्दबाजी क्या है? What do you mean? What do you mean मैं जल्दबाजी कर रही हूँ? इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी माँ खोई है, पापा कोमा में है और आप कह रहे हैं मुझे जल्दबाजी है? इंस्पेक्टर, जल्दबाजी आपको होनी चाहिए। देखिए मैडम, हम तहकीकात कर रहे हैं। इस वक्त शक की सुई सब पर घूम रही है, फिर वो चाहे आप हो या आपका पति। आप मुझ पे या मेरे पति पर कोई शक ही कैसे कर सकते हैं? प्रॉपर्टी और पैसा ऐसा नशा है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, और आपके माता पिता की तो उम्र भी हो चली थी, इसलिए शक के घेरे में हर कोई है। आप प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए, जल्दी गुनहगार पकड़ा जाएगा। इतने सारे फूल, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं जूही और बोगेविला के फूल भी लगा लूं। अच्छा? और वो किचन के पीछे की जो जमीन है ना, वहाँ पर मैं सब्जियां उगाना शुरू करता हूँ। कौन सी सब्जी? तुझे भिंडी और बैंगन बहुत पसंद है ना? अगली बार तू आएगी ना तो अपने पापा के बगीचे की सब्जियां खाएगी और खाकर कहेगी, वाह पापा वाह। वो तो है ही मेरे पापा, वाह पापा वाह। भावना, कब तक यूं ही यहाँ बैठी रहोगी? हाँ, जा घर जा, आराम कर ले जा। घर काटने को दौड़ेगा दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। साहब यहाँ है और मेम साहब हम लोग को छोड़ के चली गई। मैं समझती हूँ भावना, पर ऐसे इस तरह यहाँ बैठी रहेगी ना तो तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। जा तू घर जा, आराम कर जा। नहीं दीदी, मैं साहब के साथ ही घर जाऊंगी। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हेलो, बैठिए। शुक्रिया। दरअसल मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। कहिए, क्या बात है? मैंने ये जो शॉप के लिए प्लॉट आपसे खरीदा है, इसके बारे में आप किसी से कुछ कहिएगा नहीं, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ऐसी कोई बात नहीं होगी। और वैसे भी आपने पूरे पैसे दिए हैं, वो भी हार्ड कैश। और हम आप जैसे लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, इस बात को किसी की भनक भी नहीं लगेगी। ये मेरा वादा रहा आपसे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। पुलिस। जी कहिए। ये जो यहाँ से सचिन गया, यहाँ क्यों आया था?
बस कुछ काम से। रियल एस्टेट के ऑफिस में प्रॉपर्टी खरीदने के अलावा और कौन सा काम हो सकता है? क्या डील हुई थी? बस ऐसे ही साहब। सीधी तरह से बताता है या ले चलूं थाने? साहब मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। ये आदमी मेरे पास आया था एक प्लॉट खरीदने 9 मई को। 9 मई? हाँ साहब, ये आदमी देखने में जितना सीधा साधा है उतना ये है नहीं। ये बहुत ही मालदार पार्टी है। पूरे के पूरे पैसे कैश दिए। कितने दिए? 50 लाख। 50 लाख। 8 मई को इसके सास ससुर पर हमला हुआ और 9 मई को ये 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहा है। चलो चलकर बधाई देते हैं उसे। चलो। मैं खोलती हूँ। आप? तो पार्टी की तैयारियां हो रही थी। हाँ? मेहमानों की लिस्ट में हमारा नाम नहीं था, फिर भी हम आ गए। और रविश, आप हमसे इस तरह से बात कर ही कैसे सकते हैं? एक हफ्ता ही तो हुआ है मेरी माँ को गुजरे हुए और आप? और 1 हफ्ता हुआ है आपके पति को प्रॉपर्टी खरीदे हुए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। पकड़ लो इसे। देखिए, आपकी कोई गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। इस गलतफहमी को यकीन में बदलने के लिए ही आपके पति को पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, तभी सच सामने आएगा। ले चलो इसे। मेरी बात सुनिए। अरे आप क्या कर रहे हैं? मेरी बात नहीं किया। मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए, वो मेरे पति हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, मेरी बात तो सुनिए। सचिन, आप बोलो ना कुछ। तो सचिन जी फाइनेंस संभालते हैं आप, लेन देन का काम करते हैं, तो ये बताइए कि अपना मुंह खोलने का आप क्या लेंगे? इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कुछ नहीं किया है? तो आपके सास ससुर पर हमला हुआ, उसके अगले ही दिन आपने 50 लाख की दुकान कैसे खरीदी? ये सिर्फ मेरी बदकिस्मती है। यकीन मानिए, इस खून में या इस हमले में मेरा कोई हाथ नहीं है। तो फिर दामाद के पास इतने पैसे आए कहां से? मैं तंग आ चुका था। रियल एस्टेट के बिजनेस में नुकसान पे नुकसान हो रहा था और उधर सोहम की तरक्की से मुझे जलन हो रही। मैं अपना कुछ करना चाहता था, अपनी पहचान बनाना चाहता था। सोचा कि थोड़े पैसे होंगे तो अपना खुद का शॉप खोलूंगा। पापा से पैसे मांगने में मुझे शर्म आ रही और इसीलिए उनको मारने की कोशिश की। मैंने आपसे कहा ना, मैंने उन्हें नहीं मारा। मतलब मैं उन्हें क्यों मारूंगा? पैसों के लिए। कहां से आए पैसे? मैं सोहम के पैसे ट्रांसफर होने का वेट कर रहा था। पापा का सारा अकाउंट मैं ही संभालता था। बहुत यकीन था उन्हें मुझ पे। मैंने सोचा कि जब कंपनी के एम्प्लॉयज की सैलरी देने के लिए सोहम बैंक में पैसे जमा करेगा तो वो पैसे मैं निकाल लूंगा और उसे अपने काम में लगा लूंगा। और जब सैलरी देने का टाइम आएगा तब तक मेरे पैसे आ जाएंगे, मैं वो बैंक में वापस जमा कर दूंगा। इससे मेरा काम भी नहीं रुकेगा और जो पैसे मैंने अपने इस्तेमाल के लिए लिए थे मैं उसे वापस जमा कर दूंगा। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कर पाता, ये हादसा हो गया। प्रीति मेरा यकीन करो, मम्मी डैडी मुझे भी उतने ही प्यार है जितना कि तुम्हें। मैं सच कहता हूं, मैंने कोई खून नहीं किया, कोई चोरी नहीं की है। प्रीति जी, आपके पति ने आधा सच तो कबूल कर लिया है, बाकी का आधा हम इनसे उगलवा लेंगे। ले जाओ इसको। सचिन जी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है क्या? हाँ मैडम, सचिन जी ने 9 मई को 50 लाख रुपए देकर प्लॉट खरीदा और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसके बारे में वो किसी को कुछ न बताए, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ओके मैडम। भैया। प्रीति, पापा कैसे हैं अब? पापा अभी भी कोमा में है भैया। तुम कब आ रहे हो? मैं पहुंच गया हूँ, टैक्सी में हूँ। तुम कहाँ पर हो? मैं अच्छा है तुम जल्दी से आ रहे हो। भैया मैं तुम्हें घर पे मिलती हूँ, तुम बस जल्दी से आ जाओ प्लीज। मैं बस पहुंच गया, तू चिंता मत कर। ठीक है, रखती हूँ।
बताया तुझे, मैंने माँ को लंदन से डायमंड का ब्रेसलेट भिजवाया था और वो बहुत खुश थी। सच्ची? पर माँ ने तो मुझे उसके बारे में नहीं बताया, जबकि माँ मुझे सारी बातें बताती थी। क्या? शायद भैया चल देखते हैं। यहाँ पे तो नहीं है ना? ये यही बॉक्स है। हाँ, कुरियर आया था। भावना, तुमने तो कहा था ना कि तुम नहीं आ रहे हो। अब वो दीदी, मैं थोड़ा फ्रेश होने आई थी, बहुत थकावट हो रही थी इसलिए। अरे सोहम साहब, आप कब आए? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अभी आया हूँ। तुम कैसी हो? ठीक हो। अच्छा हुआ आप आ गए। आप दोनों को भूख लगी होगी ना, मैं आप लोग के लिए खाना बनाती हूँ। भावना जी, कुछ दिनों पहले कोई कुरियर आया था क्या? अब नहीं तो दीदी, कोई कुरियर नहीं आया। तो ये दीदी, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। अरे एक मिनट, तुम पैसे लेकर जाओ भैया। नहीं दीदी, साहब के दिए हुए पैसे रखें, उसी से काम हो जाएगा। अब सोहम साहब, आपने पानी वानी पिया? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। भावना उस दिन भी सब्जी लेने गई थी, पर खाना बना नहीं, क्योंकि उससे पहले ये हादसा हो चुका था। इसका मतलब सब्जी। दीदी, मैं सब्जी लेने जाऊं? हाँ, तुम जाओ। जितना प्रीति भावना को देखकर सकते में थी, उतनी ही भावना भी प्रीति और सोहम को वहां देखकर भौचक्की थी। भावना ने तो कहा था कि वो सत्यदेव के ठीक होने तक हॉस्पिटल से कहीं नहीं जाएगी। प्रीति के लाख समझाने पर भी वो अपने मालिक को उस हालत में छोड़कर कहीं जाने को तैयार नहीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि किसी से बिना कुछ कहे चुपचाप घर आ गई भावना? और उसे प्रीति और सोहम को देखकर इतना आश्चर्य क्यों हुआ? इसके अलावा एक और बात प्रीति को खटक रही थी। भावना ने कहा था कि मौकाए वारदात के समय वो सब्जी लेने बाहर गई हुई थी, तो फिर सब्जियां कहां थी? उसे सब्जी लेने वापस बाहर क्यों जाना पड़ा? और ब्रेसलेट जो सोहम ने भेजा था वो कहां था? ऐसे कई अहम सवाल थे जिनका जवाब मिलना अभी बाकी था। हेलो। अरे कमाल हो गया यार। क्या हुआ? कुबेर का खजाना हाथ लग गया क्या? अरे उससे कम भी नहीं। अरे तुझे पता है, हमने अपने प्लान के बारे में जैसा सोचा था ना, उससे अच्छा हो रहा है। पुलिस को सचिन पर शक है। क्या? ये कब हुआ? अरे गधाए पर अपने काम आ गया, अभी बेचारा जेल में है वो। चलो, अपना काम तो हो गया। हाँ सुन, तू ज्यादा मत उड़ियो और ऐसी वैसी कोई हरकत ना करियो कि किसी को तुझ पर शक हो जाए, समझ रही है तू? तेरी एक गलती भी किरे कराए पर पानी फेर देगी। हाँ हाँ, चलो फोन रख। ये लीजिए, खाना तैयार है। भावना, तुम्हें माँ अभी देख रही होगी ना, मन ही मन तुम्हें बहुत दुआएं दे रही होगी, सोच रही होगी कि उनके जाने के बाद तुम उनके बच्चों का कितना अच्छी तरह से ख्याल रखती हो। दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सचिन जी बेकसूर हैं और वो जल्द ही जेल से वापस आ जाएंगे। भावना, तुम्हें कैसे पता चला कि सचिन पुलिस स्टेशन में है? तुम तो अस्पताल में थी ना? वो दीदी, अस्पताल में पुलिस वालों को बात करते हुए सुना था मैंने। भावना, भगवान करे तुम जो कह रहे हो ना वैसा ही हो। दीदी, आपको और कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाना भी नहीं खाना है। तो मैं अस्पताल जाती हूँ।
सुधरेगा ना। ये देख। हाय, मेम साहब के सोने का छल्ला। लेकिन तू इसे यहाँ लेकर क्यों आया है? बेच रहे। अरे गधी, तेरे लिए लाया हूं। अब मैं तो पहनूंगा ना। पहन के तो दिखाइयो, देखो तो सही तू कैसी लगती है। मिलिंद, मैडम गांव जाना है, बहन की शादी है। अगर 2 दिन की छुट्टी मिल जाती तो। 2 दिन में आ जाए। जी मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। ठीक। अब ये सब जल्दी खत्म हो जाए बस। बस एक बार वो पुट्ठा मर जाए, सब पटरी पे आ जाएगा। तो चिंता मत कर। अरे चिंता कैसे ना करूं, सिर्फ 2 दिन है मेरे पास ठिकाने लगाने के लिए। सुन, तू उस बुड्ढे को ठिकाने लगा, जब तक इसे मैं संभालता हूं। मिलिंद को भावना के साथ देखकर प्रीति के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जो मिलिंद 2 दिन पहले बहन की शादी के लिए छुट्टी लेकर गया था, वो अचानक यहां क्या कर रहा था? और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि मिलिंद भावना के साथ क्या कर रहा था। तभी उसकी नजर अपनी मां के सोने के कीमती छल्ले पर पड़ी। वो भौचक्की रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो भावना उसके माता पिता पर जान छिड़कती थी, वो इस संगीन साजिश में शामिल थी, और वो भी अकेले नहीं, प्रीति के ड्राइवर मिलिंद के साथ। इंस्पेक्टर साहब, मिलिंद मुझसे 2 दिन की छुट्टी लेकर गया था। ये सब कुछ मिलिंद और भावना का ही किया कराया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो दोनों ऐसा कर सकते हैं। मेरे पेरेंट्स उन पर कितना विश्वास करते थे, मैंने कितना विश्वास से उन्हें वहां पर रखा था। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, प्लीज अब जल्दी चलिए, इससे पहले कि वो दोनों ही वहां से भाग जाए। प्लीज आप मेरे साथ जल्दी चलिए प्लीज। विजय, शैलेंद्र, चलो। यस, पकड़ो लोगों को। मैंने और भावना ने साहब और मेम साहब के घर चोरी करने और उनको मारने का प्लान बनाया था। सुबह के टाइम दोनों अकेले होते और घर की चाबी भावना के पास होती थी। हमने सोचा अच्छा मौका है, लेकिन साहब के बच जाने के बाद हम उनको अस्पताल में ही खत्म करने के लिए मौका ढूंढ रहे थे। इसीलिए हमने भावना को अस्पताल में ही छोड़ा था, ताकि वो नजर रख सके। पुलिस की गिरफ्त में पूछताछ के दौरान मिलिंद ने सारा सच उगल दिया। उसने कबूल किया कि उसने और भावना ने मिलकर ही यह खतरनाक साजिश रची थी। उसने यह भी बताया कि अब उनका अगला कदम हॉस्पिटल में सत्यदेव को मारना था। क्या करने जा रही थी? हाँ? वो दीदी में बेटी की तरह प्यार करते थे ना तुम्हें, ये सिला दिया तुमने उनके प्यार का। दीदी मुझे माफ कर दीजिए। दीदी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दीदी मुझे माफ कर दो। हमारी वजह से मेरी माँ गुजर गई। मेरे पापा की ये हालत है और तुम कहती हो मैं तुम्हें माफ कर दूं? बताओ कैसे माफ करूं? कैसे माफ करूं मैं तुम्हें? मिलिंद को मैं पहले से जानती थी। साहब के यहाँ नौकरी से पहले वही मुझे यहाँ लेकर आया था। मिलिंद हट, तुझे बस यही सब सोचता रहता है। तंग आ गई हूँ मैं, कुछ करता क्यों नहीं? कर ही तो रहा हूँ। मिलिंद बहुत हो गया। ये भी कोई जीना है? ना कोई ऐश ना कोई आराम, दिन रात खटते रहो, नौकरी चाकरी करते रहो और गालियां खाते रहो। मुझे अब ये नौकर वाली जिंदगी नहीं जीना है। मुझे भी राज करना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, सिनेमा जाना है। अरे सब ठीक हो जाएगा जानू, मैं हूं ना। खाब ठीक होगा मिलिंद। तू ठहरा ड्राइवर, जितने पैसे मिलते हैं दारू में उड़ा देता है। बात कर। तो तू कौन सी महारानी विक्टोरिया है? नौकरानी है नौकरानी। देख मिलिंद, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। 2 सोने की बालियां क्या चुरा ली, मेम साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अरे तो कोई बड़ी चोरी करनी थी। बकवास बंद कर, समझा ना? अच्छा तू गुस्सा छोड़। देख तेरे लिए दूसरी नौकरी का बंदोबस्त हो जाएगा। खुश? और हंस जोर से। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि प्रीति मैडम साहब के घर के लिए नौकरानी की तलाश कर रही हैं, मैंने एक मजबूर लाचार बेबस भावना को अपने दोस्त की विधवा बहन बनाकर नौकरी पर रखवा दिया। प्रीति मैडम भी तरस खाकर इसे नौकरी पर रख ली। फिर प्लान के मुताबिक मैंने सचिन साहब के कान भरने शुरू किए राम के खिलाफ, क्योंकि हमें राम को अपने रास्ते से हटाना था।
और फिर मैंने भावना को साहब और मेम साहब के पसंद नापसंद के बारे में अच्छी तरह से बताया ताकि वो उनका दिल जीत सके, और उसने भी बिल्कुल वैसे ही किया। साहब उसे पसंद करने लग गए थे, बिल्कुल घर के सदस्य की तरह। बिल्कुल तेरे प्लान के हिसाब से एकदम दिल जीत लिया है मैंने सभी का। बुढ़ा बुड्ढी बहुत खुश है मेरे से। सब कुछ ठीक चल रहा था, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। ठीक है, फिर तुम लोग काम पे लग जाओ, शाम को घर पे मिलते हैं। चल। सब क्लियर है? कल उनकी शादी की सालगिरह है। कल का दिन सबसे अच्छा है, ठीक 11 बजे। उस दिन साहब और मेम साहब बहुत खुश थे क्योंकि वो सोहम बाबा के तोहफे का इंतजार कर रहे थे। हर साल सोहम बाबा उनको महंगा तोहफा जरूर भिजवाते थे, और उस दिन भी मेम साहब कुरियर वाला है, दस्तखत चाहिए। हाँ, सोहम का होगा। हाँ, सोहम का ही है ना? हाँ। वाह, कितना प्यारा है। बहुत सुंदर है। बहुत महंगा होगा ना? 10 लाख से कम क्या होगा? मेम साहब, मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। बिल्कुल ध्यान से, मैं दरवाजा खोल कर आई हूँ। मैं 1 घंटे में वापस आऊंगी, तब तक तुम लोग अपना काम निपटा लो। भावना हमारे अंदर जाने का रास्ता दिखाकर खुद मार्केट चली गई, और हम तीनों बिना आवाज किए अंदर घुसे और अपने अपने काम पे लग गए। घर का कोना कोना हमें मालूम था, इसलिए तीनों अपने अपने रास्ते थे। हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा था सब कुछ चुराने के लिए। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, तभी एक छोटी सी आहट पे सारा प्लान चौपट। तुम जैसे लोगों की वजह से लोग अपने घर में किसी को भी विश्वास के साथ रखने से डरते हैं। अपने लालच को पूरा करने के लिए निर्दोष की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटते हो तुम लोग। लानत है तुम जैसे लोगों पर। प्रीति जी, आज आप ही की वजह से हम इन मुजरिमों तक पहुंच पाए हैं। प्रीति, मुझे माफ कर। मेरा यकीन मानो, मैंने कुछ भी। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीती होगी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक बार तुमने मुझसे कह तो दिया होता। आई एम सॉरी। बस तुम्हारी वजह से मैं बेगुनाह साबित हो गया। पापा, घर चलिए। मिलिंद और भावना जैसे लोग अपने लालच में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि ना तो वो दूसरों की जिंदगी की परवाह करते हैं और ना ही उन्हें औरों से मिले प्यार और अपनेपन का कोई एहसास होता है। प्रीति और उसके परिवार ने भावना को हमेशा परिवार के एक सदस्य का दर्जा दिया, लेकिन इसका उन्हें क्या सिला मिला? मिलिंद और भावना आज अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार सन 2001 से 2010 के बीच वरिष्ठ नागरिकों के साथ लूटपाट और हत्या के कुल 32,496 मामले सामने आए, लेकिन एक सर्वे बताता है कि पुलिस के पास कुल अपराधों में से मात्र 23% ही दर्ज हो पाते हैं, यानी असल आंकड़ा कहीं ज्यादा है और यह हर साल बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से पुलिस ने अलग अलग शहरों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द मदद मुहैया कराई जा सके। इसके अलावा कई सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए हमेशा तत्पर हैं। आज प्रीति और सचिन सत्यदेव की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अफसोस, अगर उन्होंने पहले ही सावधानी दिखाई होती तो यह हंसता खेलता परिवार इस वारदात का शिकार न होता। आज प्रगति की दौड़ में हम सबकी रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि हमारे पास परिवार के लिए समय ही नहीं है। यही वजह है कि कई बुजुर्ग हंसता खेलता भरा पूरा परिवार होने के बावजूद खुद को अकेला पाते हैं और उनका यही अकेलापन अपराधियों के लिए मौका बन जाता है। जो प्यार उन्हें अपने अपनों से मिलना चाहिए वो उसे दूसरों में तलाशते हैं
और भावना जैसे शातिर लोग उनके इसी भरोसे का कत्ल करते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अपने काम की व्यस्तता और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखें ताकि ऐसे अपराधों को पनपने का मौका ही न मिले। सावधान इंडिया सलाम करता है प्रीति के उस जज्बे को जिसके दम पर उसने अपने परिवार को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही अद्भुत दास्तान के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान